हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस सेक्शन में मैटर शुरू करने जा रहे हैं। मैटर, जैसा कि आप नाम से स्पष्ट है, इसका हिंदी में अगर मैटर को कहें तो मैटर का अर्थ है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? क्या आप जानते हैं पदार्थ क्या होता है? आइए हम आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैटर की जो परिभाषा दी जाती है तो मैटर के लिए कहा जाता है, मैटर में एनीथिंग, कुछ भी, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान घेरती हो, एंड हैव मास, और जिसमें द्रव्यमान होता हो, उसको हम मैटर कहते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। क्या हुआ? एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, ऑक्यूपाई स्पेस, एंड हैव मास, और जिसमें द्रव्यमान होता हो, इसे हम क्या कहते हैं? मैटर। यह मैटर की परिभाषा है। अब इस परिभाषा से को आप सोच कर बताइए कि क्या ऐसा कोई चीज़ है जो मैटर, आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में आ रहा हो कि मैटर है? क्या आपको आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो मैटर हो? तो देखिए, आप जैसे यह बोर्ड है, क्या यह बोर्ड स्थान घेरता है? बिल्कुल घेरता है। क्या यह चौक स्थान घेरता है? बिल्कुल घेरता है। इसका कोई मास होता है? इसका कोई द्रव्यमान है? बिल्कुल है। तो यह एक मैटर है। क्या मैं स्वयं, आप स्वयं क्या मैटर हैं? अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें, हाँ, आप भी मैटर हैं, मैं भी मैटर हूँ, हम सब पदार्थ हैं। यहाँ जीवन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है पदार्थ की। तो हम सब भी पदार्थ से ही बने हुए, हम सब स्वयं पदार्थ हैं। तो यहाँ पर कोई भी वस्तु जो कि स्थान घेरे, जो कि मास, जिसका मास हो, वह मैटर है। आप अपने चारों ओर देखिए, किताब, कॉपी, गैस चूल्हा, कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा, जो भी आप सोच पा रहे हैं, वह चीज़ मैटर है। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैटर नहीं है? क्या आप इसका उदाहरण दे सकते हैं? एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। मैटर का तो एग्जाम्पल आप समझ रहे होंगे। मैटर में आप अपने चारों ओर जो भी चीज़ देख रहे हैं सब मैटर है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैटर नहीं हैं। जैसे लाइट, प्रकाश। क्या प्रकाश आपका मैटर है? नहीं। क्यों? आप वो वेइंग मशीन ले लीजिए, वेइंग मशीन को लेकर ऑन कर लीजिए, उसके ऊपर एक बल्ब जला दीजिए। जब आप बल्ब जलाएंगे तो क्या वेइंग मशीन ज़्यादा भार देने लगेगी? क्या उसमें कुछ भार आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यानी यह लाइट, यह जो प्रकाश है, यह आपका मैटर नहीं है। इसी तरीके से इमोशंस, अगर हम कहते हैं हमारे मन में किसी के प्रति कोई भाव है, ठीक, आपके मन में किसी के प्रति कोई प्यार है, तो क्या वह प्यार इमोशन है? इमोशन तो है, लेकिन क्या वह प्यार मैटर है? मैटर नहीं है। मैटर क्यों नहीं है? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपको किसी से प्यार हो जाए तो आपका वेट बढ़ जाएगा, आप जो 1 किलो के थे अब 2 किलो के हो जाए, या 1.5 किलो कुछ भार बढ़ जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो यानी इमोशन भी आपका मैटर नहीं है। तो लाइट हुआ, इमोशन हुआ, विजडम, बुद्धिमत्ता, ह्यूमैनिटी, मानवता, काइंडनेस, दयालुता, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, यह सब मैटर नहीं है। मैटर क्या मतलब? मनुष्य के में अंदर जो भाव पाए जाते हैं, जीव में जो भाव पाए जाते हैं, वो मैटर नहीं है। लेकिन मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जो स्थान घेरे, अब कोई भी चीज़ जिसका मास हो, यही क्राइटेरिया है किसी चीज़ को मैटर कहने का। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि मैटर क्या होता है। अब अगर जो पदार्थ, चूँकि मैटर ये बना किस चीज़ से होता है, अगर हम इसकी बात करें तो मैटर के लिए कहा जाता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पदार्थ किस चीज से बना होता है? पदार्थ बना होता है पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? कण। पदार्थ कणों से बना होता है।
और इसी कण पर ही एक ऋषि का नाम है जिसे कहा जाता है कणाद, जिनका नाम था कणाद। इन्होंने सर्वप्रथम यह बताया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम जब ये बात कर रहे हैं, इस बात की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? महर्षि कणाद ने की थी। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। कैसे जानेंगे? तो आपने गेहूं देखा होगा, गेहूं को जो आप पिसवाते हैं तो आटा बना। अब आटे के आप छोटे छोटे आप हाथ में लेंगे तो हाथ में लग जाएगा, ठीक। तो वो जो छोटे छोटे दाने, बहुत छोटे छोटे दाने, वो क्या है? वो कण है। आप अगर आटे को और बारीक पिसवा दीजिए, मैदा बन जाएगा, ठीक। वह मैदा के भी जो पार्टिकल्स हैं वह सूक्ष्म कण हैं, जिनसे क्या गेहूं बना हुआ है। इसी तरह पत्थर, अगर आप पत्थर लेते हैं तो पत्थर किन चीज़ों से बना हुआ है? बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म धूल के कणों से बना हुआ है। तो यानी हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पर यहाँ तक तो बात सही है। तो क्या पार्टिकल्स हम जिसे देख पा रहे हैं क्या वही है? अगर हम धूल का एक बहुत ही छोटा सा कण ले रहे हैं तो क्या पार्टिकल्स वही, उससे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, उससे भी छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, जिसको हम अगर मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स या फिर और छोटे लेवल तक जाएं तो हम कह सकते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स? एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी मैटर, हम कह सकते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अणु, परमाणुओं, अणुओं और परमाणुओं से बना हुआ है हमारा पदार्थ। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? यहाँ तक आपको बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब मैटर तो आपका पदार्थ से बना हुआ है। अब आप सोचिए, आपने एक गिलास पानी लिया, यह आपने एक गिलास पानी लिया, यहाँ पर आपने एक मार्क कर लिया। अब इसमें क्या किया आपने? थोड़ा सा चुटकी भर नमक लिया और इसमें डाल दिया। अब यह नमकीन पानी हो गया। क्या चुटकी भर नमक डालने से इस पानी का लेवल बढ़ जाएगा? आप यह प्रयोग करके देखिए और आप पाएंगे कि ऐसा नहीं होगा, इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। अब प्रश्न यह है, क्या पानी मैटर है? बिल्कुल, पानी भी आपका मैटर है। पानी जिसको हम केमिस्ट्री में अगर कहें तो इसको हम कहते हैं H2O, वाटर, यह भी मैटर है। इसमें आपने नमक डाला, नमक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नमक को हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्ट। आपने इसमें सॉल्ट मिलाया, लेकिन उसके बाद भी इसके पानी के लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। क्यों? इसका मतलब है कि पानी के जो सूक्ष्म कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस है, उनके बीच में स्थान है। इसका मतलब पार्टिकल्स कैसे हैं? ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, और इनके बीच में खाली जगह है। और ये सॉल्ट ने क्या किया? ये सॉल्ट इस खाली जगह को जाकर भर दिया। तो इसी कारण इसके लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पर अगर आप इसमें 4 चम्मच 5 चम्मच नमक ही डाल दें तो भी क्या बढ़ोतरी नहीं होगी? अब बढ़ोतरी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब इसके बीच के स्पेसेस भर जाएंगे, तब अब ये अब और ज़्यादा स्पेस घेरना शुरू कर देगा। तो इसलिए अब पानी के लेवल में बढ़ोतरी होने लगेगी। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया? यहाँ से आपको यह समझ में आया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दैट्स ओके, बट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। यह गुण है किसी भी पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का गुण है कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। यहां तक तो बात समझ में आई। अब दूसरी बात, मान लीजिए आपने फिर वही एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा बस उसमें बदलाव करते हैं। आपने इसमें पानी भर दिया। अब आपने इसमें नील, तो आप सभी जानते होंगे, कपड़े धोने में हम यूज करते हैं नील का। इसमें नील की कुछ बूंदें आपने डाल दिया। जब नील की कुछ बूंदें डालेंगे, आप क्या देखते हैं? क्या नील की बूंदें जहां पर डाले वही रहीं या इस पूरे में फैल गई? कुछ देर बाद आप देखेंगे धीरे धीरे नील की बूंदें पूरे में फैल जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हमेशा लगातार मूव कर रहे हैं। यह भी पार्टिकल्स की एक विशेषता है। यानी पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग,
कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स आज यहाँ हैं फिर कल नहीं है, फिर उसका मूवमेंट उनका ब्लॉक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टिकल्स जो हैं लगातार मूव कर रहे हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। आपने यह भी देखा होगा, अगर मुझे इस चौक को दो भागों में तोड़ना हो तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ बल लगाना पड़ेगा, तभी मैं इसे तोड़ पाऊंगा। लेकिन अगर इस चौक की जगह पर मैं एक लोहे का रॉड ले लूं और उसको मैं तोड़ना चाहूं, तो क्या मैं जितना बल इस पर लगा रहा था उतनी आसानी से मैं इसको तोड़ सकूंगा? क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। या फिर अगर आपने बीकर में पानी भर लिया और आप पानी के सरफेस को उंगलियों से इस तरह काटना चाहें, तो क्या वो दो भाग में विभक्त हो जाएगा? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। क्यों? और इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि पार्टिकल्स जो कण होते हैं उनके अंदर आकर्षण का गुण होता है। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिक्विड में तो यह साफ दिख रहा है, इसमें कैसे दिख रहा है? इसमें आप तोड़ना चाहते हैं, आप उनके आकर्षण को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनके आकर्षण से ज़्यादा बल लगा देते हैं तो टूट जाएगा। छड़ में आप ज़्यादा बल नहीं लगा पा रहे हैं तो नहीं टूट पाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई? तो यह तीसरी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं। और दो पार्टिकल के बीच में रिक्त स्थान होता है, स्पेस होता है, और उस स्पेस में जब हम कोई और चीज डालते हैं तो अगर वह उस पार्टिकल के साइज से छोटी है तो वह उस स्पेस को जाकर भर देती है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक में कोई समस्या? चलिए आगे चलते हैं। अब तक आपने समझा कि मैटर क्या होता है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की हम क्या बात करने जा रहे हैं? पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो पदार्थ की तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ये तीन प्रमुख अवस्थाएं क्यों हैं? क्योंकि इन्हें हम अपने डे टू डे लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन में हम इन अवस्थाओं को देखते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए यह पदार्थ की तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं। तो क्या इससे भी परे कोई अवस्था होती है? बिल्कुल। एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और दूसरा है प्लाज्मा। यह पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हैं। इन 5 अवस्थाओं में इन 3 को हम प्रमुख अवस्थाएं कहते हैं। प्रमुख क्यों? क्योंकि इसी 3 प्रमुख अवस्थाओं को हम प्रतिदिन के जीवन में देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। तो क्या आप अपने चारों ओर कोई ऐसी चीज़ देख पा रहे हैं जो सॉलिड है? क्या ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है? सॉलिड, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ठोस। क्या ऐसा कोई भी पदार्थ दिखाई दे रहा है आपको जो ठोस है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो बिल्कुल ये चौक ही है। ये चौक जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये चौक भी एक ठोस पदार्थ है। यह बोर्ड जिस पर लिखा जा रहा है, यह बोर्ड भी ठोस पदार्थ है। वह कॉपी जिस पर आप नोट्स बना रहे होंगे, वह कॉपी भी ठोस पदार्थ है। हर चीज़ जो आप अपने चारों ओर देख पा रहे हैं, उसमें वो ऐसी चीज़ जिसका आकार निश्चित है, आकार निश्चित है, और आकृति भी निश्चित है। आकृति
भी निश्चित है, वह आपका सॉलिड है। हम क्या कहेंगे? आकार और आकृति, शेप और साइज। ठीक, यह हो गया शेप और यह हो गया साइज। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है। यह हो जाएगा आपका साइज और यह होगा शेप। तो शेप और साइज दोनों फिक्स हो, यानी हम कह सकते हैं जैसे आपने लिया एक लकड़ी का एक गुटका ले लिया। लकड़ी का गुटका मतलब ब्लॉक। अगर आप लकड़ी का एक गुटका लेते हैं, अब आप इसमें देखिए, क्या ये रखेंगे और क्या इसको लेकर फिर हम किसी बड़े से बाल्टी में डाल दें? छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, क्या हमने इसे किसी बाल्टी में डाल दिया या फिर किसी दूसरे बर्तन में डाल दिया, क्या इसे अगर हम अलग अलग स्थानों पर डालें तो क्या इसका आकृति बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। यानी यह एक ठोस है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर, चलिए यह चीज़ तो ठोस है, यह बात समझ में आ रही है, बट अगर इस ठोस को, जैसे आपने लिया नमक का एक ढेला ले लिया, नमक का एक पत्थर ले लिया और उस पत्थर को आपने क्रश किया, तोड़ दिया, तो अब आपके नमक के छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे। क्या अब तो नमक के छोटे टुकड़े हो गए, अब हम उसे किसी डिब्बे में रख दें तो डिब्बे जैसी आकृति हो जाएगी। तो क्या वह ठोस नहीं रहा? अभी भी ठोस है, क्योंकि अब आप उसके कणों को देखेंगे तो वह कण भी ठोस के गुणों को रखे हुए हैं। इसलिए सॉलिड, वह भी नमक भी, आप वह भी छोटे छोटे पार्टिकल्स भी सॉलिड ही रहे, उन्होंने अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया। तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड ऐसे वस्तुएं हैं जिनका शेप और साइज फिक्स होता है, निश्चित होता है। अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो इनकी संरचना अगर हम देखें पार्टिकल के लेवल पर, कण के स्तर पर हम देखें तो पार्टिकल्स में क्या होता है? जैसे ये मान लिया हमने कि ये ठोस जो है कुछ पार्टिकल से बना हुआ है, यह कण हैं जिनसे यह ठोस बना हुआ है। अब यह ठोस में ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने स्थान पर सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हिल सकते हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते। इनका मूवमेंट संभव नहीं है। हाँ, ये अपने स्थान पर ही बैठे बैठे कांप सकते हैं, यानी हिल सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका जाना संभव नहीं है वाइब्रेट में। इसीलिए इनका आयतन निश्चित होता है, निश्चित आयतन, वॉल्यूम। इनका आयतन मतलब क्या? आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आपने यहाँ तक की बात समझ ली तो इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं। वैसे तो आप अपने चारों ओर देख रहे होंगे, टेबल, चेयर, फैन, वॉल, ये सारी की सारी चीज़ें ठोस हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी कहा जा सकता है, बट हम एक केमिकल उदाहरण दें तो आयरन, आपने देखा होगा लोहे की छड़, स्टील, आपके घरों में बर्तन होंगे जो कि अधिकतर आज के बर्तन स्टील से बने हुए हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं। फिर ये जो मैं जिससे लिख रहा हूँ चौक, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके ठोस के उदाहरण हैं। यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिक्विड्स की। यह पदार्थ की अगली अवस्था है लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तरल भी बोला जाता है, द्रव भी बोला जाता है। या ध्यान ये रखना है, बहुत से लोग द्रव की जगह द्रव्य बोल देते हैं। द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव लिक्विड का हिंदी रूप है, जबकि द्रव्य का अर्थ होता है सामान। तो लिक्विड की क्या खासियत है? अगर हम इसको भी मॉलिक्यूलर लेवल पर ले जाएं और देखें तो यहाँ पर जो कण हैं, कणों के बीच
मूवमेंट संभव है, यानी यह कण यहाँ जा सकता है, यह कण यहाँ आ सकता है, यह कण यहाँ आ सकता है, सारे कण एक दूसरे इधर उधर मूव कर सकते हैं, मूवमेंट। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात कर रहे थे, सॉलिड में कणों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, दोनों सारे कण एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आकर्षण से एक दूसरे को बांधे हुए रहते हैं, इस कारण उनके में मूवमेंट नहीं हो पाता। यहाँ पर वह आकर्षण थोड़ा सा कम होता है, यह थोड़ा सा मुक्त होते हैं, लेकिन फिर भी आकर्षण होता है। तो इस कारण इनका आयतन तो निश्चित है, आयतन निश्चित, लेकिन आकार वो आकृति कहा जाए, शेप एंड साइज, तो यह अनिश्चित है, अनिश्चित। क्यों? पानी, सबसे आसान उदाहरण देखा जाए, पानी को आपने लिया, आपने लोटे में डाल दिया, उसका शेप जो है लोटे जैसा हो गया। पानी को लेकर आपने ग्लास में डाल दिया, शेप ग्लास जैसा हो गया। पानी को लिया और आपने अपने चुल्लू में डाल दिया, शेप कैसा हो गया? चुल्लू जैसा। तभी तो लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लिए। तो लिक्विड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार व आकृति अनिश्चित होता है। इसके उदाहरण भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसके कुछ और केमिकल उदाहरण आप बता सकते हैं क्या? इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेट्रोल, एसीटोन, अल्कोहल, ये सब और भी उदाहरण से, मिल्क, ये सारी चीज़ें आपके लिक्विड है। यहाँ तक भी आपको बात समझ में आई। आगे चलते हैं गैस के बारे में। गैस को हिंदी में गैस ही बोला जाता है। अब अगर गैस के बारे में हम समझना चाहें तो गैस में पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमने पढ़ा था ना कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पर कणों के बीच का आकर्षण नगण्य होता है। आकर्षण कैसा होता है? नगण्य। नगण्य मतलब बहुत कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल। हम मान सकते हैं कि लगभग नहीं होता, इतना कम। तो इस कारण जब इनका एक दूसरे से आकर्षण ही नहीं है, तो यहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से मुक्त जैसा महसूस करते हैं। तो कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो इसी कारण गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है, अनिश्चित। समझ में आया? आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। आप थोड़ी सी हवा, आपने थोड़ी सी जगह पर आपने परफ्यूम लगाया और आप देखेंगे उसकी महक पूरे कमरे में व्याप्त हो जाती है। आप अगरबत्ती एक कोने में जला दीजिए और धीरे धीरे देखिए पूरे कोने में वो चीज़ फैल जाएगी। और यही नहीं, आप गुब्बारे में आप हवा भरिए, आप अगर गुब्बारे में हवा भरते हैं तो देखते हैं उस हवा उस गुब्बारे में फैलती चली जा रही, एक समय बाद गुब्बारा फट जाता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है। तो यहाँ तक तो समझ में आई बातें कि गैस पदार्थ की तीन अवस्थाएं, प्रमुख तीन अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके आगे प्लाज्मा क्या होता है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। हाँ, यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि लिक्विड और गैस दोनों को एक साथ हम बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब वह पदार्थ जिसमें फ्लो करने की क्षमता हो, बहने की क्षमता हो, इसे हम फ्लूइड कहते हैं, यानी एबिलिटी टू फ्लो। पानी भी बहता है, हवा भी बहता है, तो पानी भी बह सकता है, हवा भी बह सकता है, तो दोनों ही फ्लूइड कहलाते हैं। और इसी से संबंधित फिजिक्स में एक ब्रांच भी है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आते हैं प्लाज्मा स्टेट पर। अब ये प्लाज्मा क्या होता है? क्या आपने कभी प्लाज्मा देखा है? तो आप सभी के घरों में
अगर ट्यूबलाइट हो तो ट्यूबलाइट में आप पढ़ेंगे आगे चलकर, देख तो सकते नहीं लेकिन आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि ट्यूबलाइट में आपका प्लाज्मा स्टेट बनता है, यानी ट्यूबलाइट के अंदर प्लाज्मा स्टेट बनती है। ठीक, तो यहाँ से प्लाज्मा होता क्या है, गैस को भी एकदम उच्च ताप पर ले जाएं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम दे दें तो हमें प्लाज्मा स्टेट मिलती है। यानी ये प्लाज्मा स्टेट किस टेम्परेचर पर होती है, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर। अब ये हाई मतलब कितना हाई, तो ये अप्रॉक्स 5000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस तक का 10,000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, तो वहाँ पर प्लाज्मा स्टेट पाई जाती है। अब ये तो बड़ा अजीब सा बात है, सर आपने कहा कि ट्यूबलाइट में, अब ट्यूबलाइट में क्या 10,000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बिल्कुल ट्यूबलाइट में 10,000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन वह तापमान एकदम बिंदु पर होता है, इसलिए उसके कारण कोई हमें फर्क महसूस नहीं होता। यहाँ तक तो ये बात आप समझ गए। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में BEC कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम पदार्थ की पांचवी अवस्था भी कहते हैं, यह कहाँ पर, यह कब प्राप्त होता है, तो यह हम पदार्थ को जब एकदम कूल करते चले जाते हैं, और कूल क्या हम कहें कि इसको सुपर कूल कर देते हैं, बहुत इसको और टेम्परेचर आप कम करते चले जाइए, कितना, 0 केल्विन के आसपास। ध्यान दीजिएगा, मैंने यह नहीं कहा कि 0 केल्विन पर, क्योंकि 0 केल्विन को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, तो इसलिए 0 केल्विन के आसपास अगर आप तापमान को लेकर चले जाते हैं तो पदार्थ की उस अवस्था को हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो इस तरह से आपने 5 पदार्थों के बारे में जाना, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आते हैं अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो एक प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा केमिकल है जिसका हमारे स्वाधीनता संग्राम में काफ़ी ज़ोरों शोरों से यूज हुआ, काफ़ी ज़ोरों शोरों से उसके बारे में उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, ऐसा कौन सा केमिकल है? चलिए हम आपको ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शन है फर्टिलाइजर्स, दूसरा ऑप्शन है बायोकेमिकल्स, तीसरा ऑप्शन है मेडिसिन्स और चौथा है सोडियम क्लोराइड। कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला? सीडीएस का सवाल है, यह सीडीएस में पूछा हुआ। तो बेसिकली अगर आप इसे देखें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको मालूम होगा, सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है कॉमन साल्ट, नमक। और नमक की यात्रा में अगर आपको दांडी यात्रा याद हो गांधी जी के द्वारा की हुई, तो वह किस लिए किया गया था? वह नमक के लिए किया गया था। तो नमक को हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आगे चलते हैं। Which is liquid? चार ऑप्शंस में से आपका इसमें से कौन सा लिक्विड है? सबसे पहला हाइड्रोजन, दूसरा ब्रोम एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? रूम टेम्परेचर का मतलब अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। तो अगर इस 25 डिग्री सेल्सियस पर देखा जाए तो हाइड्रोजन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयरन हुआ और कैल्शियम हुआ। अगर इसको कहा जाए तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो लिक्विड, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? तो लिक्विड में ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड टेम्परेचर पर, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है।
यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर इसी तरह जैसे कि मार्श गैस, कौन सा ऐसा गैस, मार्श गैस किस गैस को कहा जाता है? तो मार्श गैस मीथेन को कहा जाता है। मीथेन को हम मार्श गैस कहते हैं। फिर लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस, अगर आप इसको सूंघ लीजिएगा तो पेट पकड़ के हंसते रहिएगा। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यह आपका लाफिंग गैस कहलाता है। जिन लोगों को डायबिटीज होता है, वह अगर मिठाई लें तो वो मिठाई को मीठा करने के लिए वह क्या चीज़ डालते हैं? इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। अप्राकृतिक आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या डालते हैं? तो वो डालते हैं सैकरिन। सैकरिन आपका जनरली ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।